Hello dear students, I hope you all are fine. Today I am going to cover the rest of the chapter Our Constitution, Class 8th DAV Board, Subject Social Studies. Fine, आधा चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो हम हैं पेज नंबर 187 के ऊपर. हमने प्रीएम्बल तक सारा रीड कर लिया था. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रीएम्बल का एक बहुत ही एलेबोरेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग जो है वो बता दिया था. ठीक है, उसके एक एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया था. अगर आपने वो सुनना है तो आप प्रीवियस वाले वीडियो में जाके सुन सकते हैं. तो कहते अब चलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डेलिब्रेटली बनाया गया है, यानी कि बहुत सोच समझ के बनाया गया है. ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उन्होंने बहुत ही प्यार से बनाया है उसको. चेरिश्ड बाय द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स कि उसको बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ के उन्होंने उसको बनाया है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो हमने ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड या डेवलप दोनों ही प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है, उनमें से ली हैं. ठीक है, तो आपके पेज नंबर 187 पे डू यू नो बॉक्स अगर आप देखोगे तो उसमें दिया हुआ है कि हमने किस कंट्री से क्या चीज़ बोरो करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है. सो जो सबसे पहली चीज़ है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर बहुत लंबा टाइम उनका राज रहा है हमारे ऊपर, तो ऑब्वियसली उनका असर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है, हर चीज़ में ही है. और हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ली हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की हैं. अब सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेकर अगर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. अगर किसी इंसान से या किसी कंट्री से हम कुछ अच्छा सीखते हैं और उसको ग्रैस्प करते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग. वो कोई चोरी नहीं है. ठीक है, सबसे पहले तो अपने माइंड में आप ये क्लियर करें. सेकेंड थिंग है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ली है. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट लाइक वहाँ पे क्वीन है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है. प्रीएम्बल जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. जो कैबिनेट सिस्टम है वो लिया है. पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट ली है. बाई कैमरल लेजिस्लेचर. बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है जिसमें दो हाउसेज़ हों. जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेज़ हैं, वहाँ पे भी दो हाउसेज़ हैं. ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन. ये ब्रिटिश में है तो ये हमने वहाँ से लिया है. उसके बाद लोकसभा जो है उसको लोअर हाउस कहा जाता है जबकि वो ज़्यादा पावरफुल होता है, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है जबकि वो कंपैरेटिवली लेस पावरफुल हाउस होता है. फिर उसके बाद हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. फिर लोकसभा का जो स्पीकर है, और प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. प्रिविलेजेस का मतलब होता है खास अधिकार होना. तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं ऑब्वियसली उनको खास अधिकार हैं. ये सारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. फिर जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ये हमने अमेरिका से अडॉप्ट की है पॉलिसी. फेडरल सिस्टम है. फेडरल सिस्टम होता है जिसमें सेंटर की एक सरकार होती है और बाकी सारी स्टेट्स की अलग अलग अपनी अपनी सरकारें होती हैं, लेकिन सेंटर की उन सब के ऊपर अथॉरिटी होती है. उसको हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं. वो भी हमने अमेरिका से लिया है. हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ भी उनके वहाँ भी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न अमेरिका में भी है, हमारे यहाँ भी है. प्रोविंसेस आर नोन एज स्टेट्स. जो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको हम स्टेट्स कहते हैं, वो लोग भी वहाँ स्टेट्स कहते हैं. ठीक है, राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट द स्टेट्स लाइक द यूएस सेनेट. तो राज्यसभा जो है वो इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है जो राज्यसभा है, और इसी तरह यूएस के जो सेनेट है वो उनकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमने वहाँ से लिया अमेरिका से. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा जो है, इंडिया इज़ नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ठीक है, कि इंडिया को हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं क्योंकि सारी स्टेट्स यहाँ पे यूनाइटेड हैं और एक फेडरल सिस्टम है. उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. प्लीज़ रिमेंबर इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में हमने आर वर्ड नहीं बोलना. इट इज़ नॉट आयरलैंड, इट इज़ आइलैंड. ठीक है, इनसे हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टेट पॉलिसी के अंडर ये होते हैं कि जो लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं. इंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ पीपल. मतलब ऐसे प्रिंसिपल जिससे जो लोग भलाई है वो हो. ठीक है, वो हमने आइलैंड से लिए हैं. फिर यूएसएसआर यानी रशिया. एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन रशिया है, आप रशिया भी कह सकते हो अपनी भाषा में. एक्चुअल इंग्लिश में इसको हम रशिया बोलते हैं. सो रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स टूवर्ड्स द कंट्री.
कंट्री के हक में सिटीज़न का क्या फ़र्ज़ बनता है, सिटीज़न की क्या ड्यूटी है, उसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कह देते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मैं ज़्यादा नहीं जा रही, इनके ऊपर सेपरेट चैप्टर्स हैं, एलैबोरेटेड टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, इनको फिर करेंगे दोबारा कहीं किसी और चैप्टर में आएंगे तो। नेक्स्ट है बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पेज 188। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, ठीक है, उसमें क्या खास बातें हैं बेसिक। एक तो है यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है। वो यूनिक क्यों है वो यूनिक? क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको मॉडिफाई करके, उनको अडेप्ट होता है, एडजस्ट करना, मॉडिफाई होता है, अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ को मोल्ड कर लेना, चेंज कर लेना अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनको चेंज करके, उनको मोल्ड करके, उनके साथ उनकी एडजस्टमेंट करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट्स वाई इट इज़ यूनिक। ठीक है, और उसके बाद इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में देश भलाई और लोक भलाई दोनों को ही ध्यान में रखा गया। और उससे अगला हमारा फीचर जो है दैट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, हैज़ 395 आर्टिकल्स एंड 12 schedules. The Constitution Assembly spent 2 years, 11 months, 18 days to complete its final draft on November 26, 1949, but it was adopted and enforced on January 26, 1950, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने फॉलो करना शुरू किया था। ठीक है, उसका एक तरह से इनाग्रेशन हुआ था। कंप्लीट ये नवंबर 26 को ही हो गया था जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने स्टार्ट किया है, एनफोर्स किया है जनवरी 26 में। ठीक है, और इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, कितना टाइम लगा है, वो सारा इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। एंड इट कैन कम इन द पेपर, ऑब्वियसली 1 मार्क में भी आ सकता है, डिटेल में भी आ सकता है। उसके बाद अगला फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑब्वियसली इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्बल तो हो नहीं सकता, उसको रिटन हमें रखना ही पड़ेगा। अब कहते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको सबसे पहले प्रिजाइडेड ओवर यानी कि उसको इंचार्ज किया किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको प्रिजाइड ओवर किया है। उसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को फ्रेम करना। तो इस जो एक कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमारा, इसको फ्रेम करने में बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन जो इसके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑब्वियसली आपने इनका नाम सुना होगा, आप इनकी पिक्चर्स भी इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चेयरमैन थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उसको प्रिजाइड ओवर होता है कि उसके इंचार्ज या उनको किया गया, उसको एनफोर्स किया गया सबसे पहली बार बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आगे है रिजिड एंड फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड और फ्लैक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट्स। अब रिजिड का मतलब होता है जो चीज़ बहुत सख्त हो उसको हम रिजिड कह देते हैं, बहुत सॉलिड हो जिसको चेंज करना मुश्किल हो। फ्लैक्सिबल होता है, ऑब्वियसली फ्लैक्सिबल आपको पता है, जो बिल्कुल भी सॉलिड ना हो, जिसको चेंज करना बहुत ईजी हो, उसको हम फ्लैक्सिबल करते हैं, जिसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, फ्लैक्सिबल है वो चीज़। फाइन। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अमेलगमेशन ऑफ बोथ, यानी कि वो रिजिड भी है और वो फ्लैक्सिबल भी है, दोनों हैं। और इसमें जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स का मतलब है अमेंडमेंट होता है टू चेंज, टू मॉडिफाई, कोई चीज़ हमने चेंज करनी है, उसका क्या प्रोसीजर है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है तीनों प्रोसीजर। अब कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? जहाँ पे अमेंडमेंट्स करना आसान नहीं होता, जहाँ पे हम चेंजेस इजीली नहीं कर सकते, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जहाँ पे हम चेंजेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं, किसी लॉ में कोई चेंज करना है बड़ी आसानी से हम वो चेंज कर देते हैं, वो हो गया फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट इट इज़ स्टेबल एंड इज़ अ गारंटी अगेंस्ट हेस्टी चेंजेस। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हेस्टी यानी कि बहुत ज़्यादा रशी डिसीजंस नहीं लेते, मतलब जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में किसी डिसीज़न को करने के लिए काफ़ी सारा लंबा
और डिफ़िकल्ट प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो जल्दी से डिसीज़न ऐसे नहीं हो सकता, कल कहा कि इस लॉ को अबॉलिश कर दो तो परसों वो अबॉलिश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों की वोट लेनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों के सामने वो लॉ जो है उसको ऑन अ पेपर सबको प्रेजेंट करना पड़ता है, दोनों हाउसेस में वो लॉ जाता है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, काफ़ी कुछ इस तरह का होके फिर जाके वो लॉ अगर चेंजेस उसमें होने हों तो होते हैं, अगर उनको लगे नहीं तो नहीं। तो हेस्टी डिसीजन से हम बच जाते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा है। ठीक है, और फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोग्रेसिव इन नेचर है, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट है। अब फ्लैक्सिबल होना भी ज़रूरी है, अगर बहुत ही कोई चीज़ रिजिड होगी तो उसमें चेंजेस हम कैसे करेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ में चेंजेस होने बहुत ज़रूरी है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, ये हमने सुना हुआ है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें चेंजेस हर चीज़ में, अपने आप में, दुनिया में चेंजेस होते ही रहते हैं। अब आप देखो कोरोना टाइम है तो कितने चेंजेस हो गए हैं, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है अर्थ का। ठीक है, तो कहते हैं फ्लैक्सिबल होना भी ज़रूरी है। क्यों? अगर कोई चीज़ फ्लैक्सिबल होती है तो ही वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को कहते हैं ध्यान में रख के, रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी दोनों को ध्यान में रख के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया गया है। अब है प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने प्रोसीजर हैं मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ। 3 प्रोसीजर हैं। सबसे पहला है सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि अगर 100 मेंबर्स हैं, 100 में से 51 मेंबर जो हैं वो किसी लॉ के हक में, उसके फेवर में वोट कर देते हैं तो वो लॉ बन गया, तो वो हो गई सिंपल मेजॉरिटी। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। हाफ से एक ज़्यादा, दैट इज़ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, ठीक है, उसको हम सिंपल मेजॉरिटी कह देते हैं। हाफ से एक ज़्यादा, सपोज़ आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोग में से जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ठीक है, 10 लोग कुछ खाना चाहते हैं, 10 में से 6 लोग ये कहते हैं कि जी हमने तो परांठे खाने हैं। ठीक है, अब मैं पंजाबी, मुझे परांठे ही सूझते हैं, तो परांठे खाने हैं, तो मेजॉरिटी होगी परांठा वालों की, और बाकी के 4 कहते हैं नहीं जी हमने तो रोटी खानी है, तो वो हो गए मिनॉरिटी ग्रुप में, मतलब उनकी बात नहीं मानी जाएगी। 6 लोगों ने कहा है, 10 का आधा 5 होता है, +1 6, तो ये सिंपल मेजॉरिटी हो गई, तो परांठे बनेंगे भाई फिर। ठीक है होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। अब आ जाते हैं हम स्पेशल मेजॉरिटी के ऊपर। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि या तो पूरा हाउस यानी लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, सारे मिलके एक ही तरफ वोट कर दें, टोटल मेजॉरिटी हो जाए, जो कि बहुत ही एक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है, बहुत रेयर होगा ऐसा अगर कभी होगा। या फिर जितने मेंबर हाउस में हैं, ठीक है, हाउस में बार बार लोकसभा राज्यसभा को बोल रही हूँ, हाउस में उसमें से 2/3 मेंबर जो हैं वो किसी भी लॉ के फेवर में वोट कर देते हैं, तो उसको हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। उसके बाद है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का सबसे पहले मीनिंग आप समझिए। रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी परमिशन दे देना, किसी चीज़ को ऑफिशियली मान लेना। अब हम परमिशन नहीं देंगे, जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियली मान ले, वो वैलिड है, वो चीज़ रेलिवेंट है, उसको हम रेटिफिकेशन बोल देते हैं। ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। अब स्पेशल मेजॉरिटी सपोज़ हाउसेस में मिल गई है, उसके बाद जितनी भी स्टेट्स हैं, इट मे बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, की जितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में हैं उसमें से आधी स्टेट्स उस लॉ के ऊपर येस कर दें, प्लस उसमें जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनमें भी मेजॉरिटी वोटिंग हो चुकी है, तब हम उसको मान लेंगे लॉ को, उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ हो लेंगे, और उसको हम बोलेंगे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन। होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद है, कहते हैं कि हमारा अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम ऐड की हैं और टाइम टू टाइम अबॉलिश की हैं। अबॉलिश होता है ख़त्म कर देना। अब इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि क्या क्या हमने अबॉलिश किया है। कुछ ईवल प्रैक्टिसेस थी, ईवल मीन्स ऐसी प्रैक्टिसेस जो नहीं होनी चाहिए, ख़राब प्रैक्टिसेस थी, उनको हमने अबॉलिश कर दिया यानी ख़त्म कर दिया। जैसे प्रीवी पर्स है। अब प्रीवी या प्राइवी पर्स क्या होता है, ये आपके डू यू नो बॉक्स में दिया हुआ है कि एक ऐसा टाइम था जबकि जो स्टेट्स थी उनके राजा थे, और जब इंडिपेंडेंस हुई तो वो राजाओं ने उन स्टेट्स को गवर्नमेंट को दे दिया, और वो जो राजा थे उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी यानी कि एक पेंशन मिलने लग गई। स्टाइफन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को हम स्टाइफन बोल देते हैं। ठीक है, स्टाइफन, तो वो राजाओं को मिलने लगी।
ठीक है, जिन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ के अपनी जो प्रोविंस था उसको एज अ स्टेट दे दिया गवर्नमेंट को, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टाइफन मिलने लग गया, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी मिलने लगी, जिसको हम प्रीवी पर्स या प्राइवी पर्स बोलते हैं। वो मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता, वो गवर्नमेंट ने उसको अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स ख़त्म कर दिया। अब हमारे आप देखो कंट्री में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज ख़त्म किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, reservation of seats in the local self bodies for women are some example which prove that Indian constitution is dynamic. Dynamic means ever changing. अब इसमें से कुछ चीज़ें अबॉलिश हुई हैं, कुछ चीज़ें न्यू ऐड की गई हैं। तो ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए ये पैराग्राफ है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये डायनामिक है। डायनामिक होता है एवर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। हम इसमें चेंजेस करते रहते हैं, जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ वहाँ हम इसमें चेंजेस करते रहते हैं। और हमारा जो मेन चीज़ है एम्पल प्रूफ ऑफ आवर कमिटमेंट, एम्पल होता है इनफ। पेज नंबर 189 फर्स्ट पैरा रीड कर रही हूँ मैं। तो हमारा कमिटमेंट किसकी तरफ है? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ, लोगों की भलाई की तरफ। तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहते हैं। उसके बाद है इंडिया इज़ अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारा मैं आपको ऑलरेडी प्रीएम्बल में पढ़ा चुकी हूँ, स्टिल मैं आपको इसको एक शॉर्ट वे में बता देती हूँ। इंडिया एक सॉवरन कंट्री है। अब मैं पूरे पैरा नहीं रीड करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। प्रीएम्बल वाला आप सुन लेना, उसमें बताया सॉवरन होता है जिसमें हमारा खुद का राज हो, बाहर की कोई कंट्री जो है वो हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना रखती हो, उसको हम सॉवरन बोलते हैं। द कंट्री इज़ फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल्स, ठीक है। हमारे डिसीजंस हमारे खुद के हैं, हमने अपनी बाउंड्री सिक्योर की हुई हैं। कोई और कंट्री हमारे डिसीजंस को चेंज एज सच नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। बात कर सकती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, बट खुद का कोई डिसीजन हमारे ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकती। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिज्म इज़ वन ऑफ द नेशनल गोल्स टू बी अचीव, दस इंडिया इज़ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन ऑल फॉर्म्स, विल ट्राई टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब सोशलिज्म का मतलब है कि जो स्टेट है उसमें हर तरह का जो जस्टिस है, हर तरह की जो इक्वालिटी है सोसाइटी में, वो लोगों को मिले। स्पेशली इकोनॉमिक जस्टिस जो है उनको वो मिले। रिलेटेड टू मनी मींस रिलेटेड टू जॉब्स। जैसे एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं कि अगर एक ही जॉब में एक मेल और फीमेल सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए। आज से काफ़ी साल पहले तक ऐसा नहीं होता था, फीमेल की सैलरी कंपैरेटिवली कम होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अबॉलिश हुई हैं और धीरे धीरे इक्वालिटी आई है इस चीज़ में। तो इंडिया सेकुलर स्टेट है, ये भी हम सबको पता है। हमारे यहाँ ढेर सारे रिलीजन्स हैं और सारे ही रिलीजन्स को एक जितनी रिस्पेक्ट जो है वो मिलती है, चाहे वो मिनॉरिटी लोगों का रिलीजन हो या मेजॉरिटी लोगों का रिलीजन हो। प्लस हमें फ्रीडम है, हम कोई सा भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस रिलीजन में आपका बर्थ हुआ है आपने उसी को फॉलो करना है। आप बड़े होकर अपना रिलीजन चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, दैट इज़ एक्सेप्टेबल एंड अलाउड फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। फिर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव वोट्स डाल के खुद चूज़ करते हैं, अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं, तो डेमोक्रेटिक हो गई। प्लस रिपब्लिक है, ठीक है। रिपब्लिक है मतलब एक स्टेट का हेड है हमारे यहाँ पे, जिसको हम प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट किया जाता है। फाइन, अब उसको हम तो नहीं इलेक्ट करते, लेकिन उसको राज्यसभा में वो इलेक्ट्रल पोल नाम की एक होती है, एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू उसको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रल कॉलेज आई गेस उसको बोलते हैं। सो कहते हैं उसको, उनको किया जाता है। प्लस हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हम प्रॉपरली रिपब्लिक हैं। हमारी कंट्री जो है वो फ्री है, हमारी कंट्री में अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उसको हम रिपब्लिक बोल देते हैं, जहाँ हमारी खुद की अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो होती है। इंग्लैंड इज़ नॉट अ रिपब्लिक बिकॉज इट्स हेड एंड ऑफ द स्टेट इज़ हेरिडिटी। अब इंग्लैंड जो है, पहले तो इसको इंग्लैंड नहीं बोलना, इसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लैंड है, ठीक है। थोड़ा हम इस वर्ड को टाइट करके बोलते हैं, इंग्लैंड है। तो जो इंग्लैंड है वो रिपब्लिक नहीं है। अब देखा जाए तो डेमोक्रेसी वहाँ पे भी है, लेकिन वो उसको हम रिपब्लिक नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसको आज भी राजा और रानी चला रहे हैं। आज भी उस कंट्री में राजा और रानी जो भी है, क्वीन एलिजाबेथ जो उनका फैमिली है, उसका बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस है। आज भी उनका वहाँ पे एक तरह से राज चलता है, तो हम उसको रिपब्लिक काउंट नहीं करते। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जहाँ पे गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट कहते हैं। सेंटर में भी एक गवर्नमेंट है, यानी दिल्ली में एक गवर्नमेंट है, एंड स्टेट्स, जितनी स्टेट्स हैं उन सब की अपनी अपनी एक गवर्नमेंट है, ठीक है।
अब कहते हैं ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो पैटर्न है वो हमने ब्रिटिश जो है जो इंग्लैंड वाले हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनसे ही हमने इसको अडॉप्ट किया है, उनसे ही हमने इसको लिया है। और कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। अब लेजिस्लेचर जो है उसका काम है कानून बनाना और एग्जेक्टिव जो है उसका काम है कानून को लागू करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसको एक्शन में लेकर आना, दैट इज़ एग्जेक्टिव। अब कहते हैं जो लेजिस्लेचर है, अब नॉर्मली हम लेजिस्लेचर जो है उसको वो बोल देते हैं हम लोकसभा राज्यसभा को, मतलब जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि इनका काम है लॉ बनाना। और एग्जेक्टिव जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ठीक है, जिनका काम है आगे लॉ को एग्जीक्यूट करना। तो कहते हैं जो ये लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो ये हाउसेस होते हैं, इनके अंदर ही जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लंबे टाइम तक वहाँ रहते हैं, हाउसेस में रहते हैं, लॉज बनाते हैं, काम करते हैं, स्पेशली अंडर द गाइडेंस ऑफ द हेड्स। मींस यहाँ पे हम ले सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसके अंडर, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ये पावर को एंजॉय करते हैं, ठीक है, जब तक कि ये प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस जीत के रखते हैं, तब तक ये पावर को एंजॉय करते हैं। प्लस ये इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है बिल्स एंड ऑल दैट बनाने में। दूसरे हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, या हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। अब देखा जाए तो सबसे ऊपर हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड मीन सिर्फ नाम का राजा होता है वो, उसके पास पावर्स तो बहुत होती हैं लेकिन वो अपनी किसी भी पावर को बिना प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आज्ञा के बिना, उनकी परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकता। उसको सारी डिस्कशन किसी भी पावर को यूज़ करने से पहले करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है फेडरल एंड यूनिटरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फेडरेशन इज़ रिटन एंड रिजिड एंड इट डिवाइड्स पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब फेडरल का मीनिंग क्या है कि फेडरेशन मीन्स इज़ रिटन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और वो रिजिड है। और फर्दर जो पावर है अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है सेंटर गवर्नमेंट और बाकी की हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। और हमारे यहाँ पे और एक पावर है और वो है जुडिशरी, यानी कि हमारा जस्टिस का जो सिस्टम है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको हम जुडिशरी बोल देते हैं, ठीक है, जो कि सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर या स्टेट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं या कोई और हाई लेवल के डिस्प्यूट्स होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। तो वो भी अपने आप में एक पावर है। अब इंडिया जो है उसको हम कह तो देते हैं कि ये फेडरल सिस्टम है लेकिन विद डिफरेंस है। विद डिफरेंस क्यों है? यहाँ पे पावर इक्वल नहीं है, सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, ठीक है, जो सेंटर है उसके पास पावर ज़्यादा है जिसको कि हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट इज़ सो पावरफुल दैट एट टाइम्स इट अपीयर्स दैट इंडिया इज़ नॉट रियली अ फेडरेशन बट अ यूनिटरी स्टेट। कहते कई बार तो ऐसा लगता है, मतलब जो सेंटर है वो अपनी पावर इतनी ज़्यादा चला देता है कि देखने में ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो फेडरल नहीं है। फेडरल मीन्स इसमें पावर सेंटर और स्टेट में इक्वली डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ ये कहने की बात है। एक्चुअली ज़्यादा पावर जो है वो सेंटर के हाथों में है, स्टेट के हाथों में उतनी पावर नहीं है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो नाम का फेडरल गवर्नमेंट है प्लस, लेकिन उसमें ज़्यादा पावर जो है वो सेंटर के पास है, ठीक है जी। So the Constitution of India has several features of federation combined with the elementary of unitary state. Unitary state का मतलब होता है जहाँ सिंगल पावर हो, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल पावर नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पावर तो डबल है, बार बार मैं बता रही हूँ, सेंटर और स्टेट, लेकिन ज़्यादा पावर सेंटर के पास है, फाइन। उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये तो हमें बहुत नॉर्मली पता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि अगर आप 18 साल या 18 साल से बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो, आपको वोट देने का हक है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के, आपकी कोई भी कास्ट है, कैसा भी कलर है, कोई भी रिलीजन है, कोई भी जेंडर है, आप वोट कर सकते हो। डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप 18 या 18 साल से उम्र में बड़े हो, आपका इलेक्शन कार्ड बना हुआ है ऑब्वियसली, तो फिर आप वोट कर सकते हो और आप इंडियन सिटीज़न हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सिंगल सिटीज़नशिप, ठीक है। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल है। कहते हैं अमेरिका के अंदर हर अमेरिकन जो है, जो भी वहाँ के मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं या जिनके पास जो वहाँ के सिटीजन्स हैं,
वो उनके पास डबल सिटीज़नशिप है। डबल सिटीज़नशिप का मतलब है कि वो जिस स्टेट में रहते हैं वो उसके भी सिटीज़न हैं, प्लस वो पूरे अमेरिका के भी सिटीज़न हैं, तो उनके पास डबल सिटीज़नशिप होती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे इंडिया में सिंगल सिटीज़नशिप होती है। हम काउंट होंगे सिटीज़न्स ऑफ इंडिया, हम काउंट ऐसे नहीं हो सकते सिटीज़न्स ऑफ पंजाब, सिटीज़न्स ऑफ महाराष्ट्र, सिटीज़न्स ऑफ गुजरात। नो, वी विल बी काउंटेड एज वन सिंगल सिटीज़न एंड सिटीज़न्स ऑफ इंडिया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वो लोग डबल सिटीज़न काउंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और कहते हैं हमारे यहाँ पे एक सिंगल इंटीग्रेटेड होता है विच इज़ कंबाइंड, सिंगल कंबाइंड हमारे यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम है। अब कहते हैं अमेरिका के अंदर क्या है, आपकी बुक में ये सारा दिया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो जुडिशियल सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड। उनका फेडरल जुडिशियल सिस्टम जो सेंटर का है वो सेपरेट है और जो स्टेट्स का है वो सेपरेट है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पूरी कंट्री का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कोर्ट है वो सेम है, सबके लिए एक ही है, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं और फिर लास्ट में मतलब सबसे जो शॉर्ट लेवल पे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो हमारे यहाँ स्टेट की सुप्रीम कोर्ट, स्टेट की हाई कोर्ट्स अलग नहीं है, हमारे यहाँ पे सारा एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, अनलाइक अमेरिका। ठीक है, इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसका मतलब कि जो जुडिशरी है, जो हमारे जजेस का जो पैनल बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो उसमें जजेस हैं, उनका हमारे हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा से या एग्जीक्यूटिव से, जुडिशरी लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं है। जजेस को उनकी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उनको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है। उनको एग्जीक्यूटिव जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो आगे उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो देयर इज़ अ सेट प्रोसीजर जिसके थ्रू उनको उनकी जो पोस्ट है जजेस की वहाँ से रिमूव किया जाता है। आई गेस उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, लेकिन वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। दैट इज़ इन चैप्टर नंबर 20 जुडिशरी में पढ़ेंगे हम लोग कि जो एक जज है अगर उसको उसकी सीट से हटाना हो तो कैसे हटाते हैं। आई गेस इम्पीचमेंट बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जो जजेस हैं उनको चूज़ कोई लीडर्स या कोई मिनिस्टर्स नहीं करते हैं, उनको उनके क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है, ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है। आगे है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑल्सो द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तीनों भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन अ वेरी इलेबोरेटिव वे, इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे दिया हुआ है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और इनको मानना ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सिटीजन। ऑब्लिगेशन मीन्स मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, सिटीजन्स को मानना, स्टेट को मानना, ये हमारी ड्यूटी है। इन चीज़ों को हमें मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा था चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, बाय, टेक केयर।